दोस्तों, आज के एपिसोड में आपके सामने लेकर आ रहा हूं अपनी लिखी 8 मिनट की एक मासूम सी कहानी। इसका नाम है गुड बाय सोनू। अपनी यादों के माध्यम से एक प्रयास किया है 10 बरस छोटे बच्चे के एहसासों को खंगालने का कि कैसा महसूस होता है पहली बार अपने घर से, अपने घर वालों से दूर जाने पर। तो पेश करता हूं गुड बाय सोनू। जुलाई 1990। बमुश्किल 10 बरस की उम्र रही होगी मेरी। एम्बेसडर गाड़ी चला करती थी तब, और खास मौकों पे ही निकाली जाती थी। उस 4 या 5 सीटर कार में 6 से 7 लोगों को समा जाना आज अजूबा जरूर लग सकता है, लेकिन तब बड़ा ही नॉर्मल होता था। हाँ, थोड़ा अब नॉर्मल होता था मेरी उम्र के लड़कों का गियर बॉक्स के दोनों तरफ पांव फैलाकर बैठना, और वो भी यूं कि सिर पर तो छत होती थी, लेकिन बैठने को दोनों कूल्हों को 2-2 इंच भी मयस्सर हो जाएं, यही बहुत होता। और सबसे बड़ा चैलेंज होता गियर चेंज करते हुए ड्राइवर के हाथों से अपनी आने वाली जवानी की रक्षा करते हुए सफर पूरा कर पाना। फिर भी उस वक्त गाड़ी में सफर करना खुद में ही बड़ा रोमांचक हुआ करता। पर आज का दिन नॉर्मल नहीं था। मेरे रोमांच में भय भी मिला था। आज मेरे घर वाले मुझे हॉस्टल छोड़ने जा रहे थे। उत्साह और घबराहट भरे ख्यालों में उलझा, कब पहुंच गया वहां पता नहीं चला। रूम नंबर 14 अलॉट हुआ था। रूम से ज्यादा मिनी डॉर्मेटरी कहें तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि 10 बच्चों के लिए रहने की जगह थी वहां। 10 बेड और पंखे 2 ही, और एक पंखा हद पार भी कर ले तो 4 बेड से ज्यादा को हवा नहीं फेंक सकता था। क्या करता, लेट एडमिशन हुआ था तो बीच की ही जगह मिल पाई थी। मेरी निराशा भांपते हुए पिताजी अपनी आवाज में एनर्जी घोलकर बोले, अरे वाह, यहां तो दोनों पंखों की हवा मिलेगी। सोच रहे थे 10 बरस का तो छोटा बच्चा है, और मैं सोच रहा था कि पिताजी 10 बरस बड़ा हो चुका हूं मैं। खैर, कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो जय बापू बोला और सामान जमाना शुरू कर दिया। पिताजी ने कान में समझाया, जो 50 रुपए दिए हैं ना, संभाल के कपड़ों के बीच छुपा के रखना। और हां, ये जो बादाम दिए हैं ये किसी से शेयर नहीं करना, जेब में डालकर आते जाते कुतर लिया करना। मैंने उनकी तरफ देखा और अपनी मौन स्वीकृति दे दी। उन दिनों टीवी में इतवार को नीव नाम का एक सीरियल आता था, हॉस्टल लाइफ पर। रैगिंग शब्द पहली बार वहीं सुना था। मन में अजब सी घबराहट थी इस रैगिंग को लेकर। हालांकि पिताजी ने बता दिया था, कुछ भी ऐसा हो तो तुरंत वार्डन साहब से जाकर शिकायत कर देना। इत्तेफाकन वार्डन साहब पास के ही गांव के निकल आए थे। पिताजी और भी ज्यादा निश्चिंत हो गए थे। खैर, हो गया था, जिसका मतलब था अब मेरे घर वाले मुझे छोड़कर जाने वाले थे। मन अजब किस्म से बेचैन हुए जा रहा था। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पिताजी, जो कभी खुद घर से बाहर ही नहीं गए, मुझे अजब गजब नसीहतें दिए जा रहे थे, और मैं हां हूं में सिर हिलाए जा रहा था। मेरी माता जी 2 बेड छोड़कर ताई जी और नानी के साथ बैठी थीं, कुछ बातें कर रही थीं। मैं छुप छुप के उनको देख लिया करता, और कई बार उन्हें भी अपनी ओर देखता हुआ पाता। इस बार देखा तो वो भी मेरे ही जैसे हां हूं कर रही थी अपने गुट में। पिछले 10 साल से हर रात उनके पेट पर हाथ रखकर सोया हूं। नहीं चाह रहा था कि दिन ढले, शाम हो और फिर रात आए। सोऊंगा कैसे? किसके पेट पर हाथ रखूंगा?
अचानक आंखों में कुछ कड़वाहट सी महसूस हुई। ध्यान दिया तो पाया कि माथे से पसीने की बूंदें चूकर आंखों में आ रही हैं। ऊपर देखा, बिजली आ रही है और पंखे भी यूं ही चल रहे हैं, लेकिन किसी की हवा मुझ तक नहीं पहुंच रही थी। चिढ़, गुस्सा, घबराहट, इन सब के अंदर मैं बोलने ही वाला था, पिताजी कैसे रहूंगा यहां पर मैं। लेकिन अचानक इर्द गिर्द हलचल सी महसूस हुई। लोग उठ खड़े हुए थे जाने के लिए। उस दिन से पहले कभी अपने माँ बाप को सी ऑफ नहीं किया था, मौका ही नहीं पड़ा था कभी। कदम भारी हो रहे थे, लेकिन सब चल पड़े थे तो खुद को भी घसीटना था। नीचे सफेद एम्बेसडर का इंजन स्टार्ट हो चुका था। मैंने सबके पैर छुए, सबने बारी बारी से कुछ आशीर्वाद दिया, कुछ बोला, लेकिन वो कानों तक नहीं पहुंचा। माताजी ने बोला, सोनू अपना ख्याल रखना। चुप हो गई बोलकर। पिताजी ने तो मेरी तरफ देखना ही बंद कर दिया था। आते वक्त जो उत्साह सबके चेहरे पर था, उसकी जगह एक अजीब से तनाव ने ले ली थी। एक ड्राइवर ही था जो आते वक्त तनाव में था और अब उत्साहित दिखाई दे रहा था। शायद खुल के गियर चेंज कर पाएगा अब। सोच ही रहा था कि अचानक धड़ से गाड़ी के दरवाजे बंद होने की आवाज आई। महसूस हुआ किसी ने मुझे गले नहीं लगाया था, मैं खुद भी नहीं लगा था। शायद एक ही डर था सबको, आंसू न बह पड़े। मैं भाव शून्य खड़ा देख रहा था गाड़ी को जाते हुए, धूल उड़ाते हुए। गाड़ी गेट के बाहर जा चुकी थी और मैं अभी भी अपना हाथ हिला रहा था। एक भी आंसू बाहर नहीं आने दिया था मैंने, कमजोर दिखाई पड़ता। अपने कमरे में वापस आ गया। कुछ घंटों में रात हो चली थी, सोने का वक्त आ गया था। लाइट्स बुझ गई थीं और साथ में मेरे सब्र की सीमा भी। एक आंसू ने गद्दारी क्या की, पूरा बांध ही टूट पड़ा। मैं तकिया में मुंह गड़ाकर पता नहीं कितनी देर रोता रहा और न जाने कब सो गया। उस जमाने में धोबी स्याही हुआ करती थी, यानी आज का परमानेंट मार्कर। इसे कपड़ों में नाम लिखा करते थे पहचान बनाने के लिए। खासकर हॉस्टल के बच्चों के कपड़े में पहचान बनाने के लिए इस्तेमाल होता था ये। जल्दबाजी में जब वो नहीं मिला था तो इंक पेन से ही मां ने मेरा नाम लिख दिया था तकिए के गिलाफ पर, आलोक गुप्ता सोनू। सुबह सोकर उठा तो देखा आंसुओं की नमी से सोनू नाम मिट चुका था तकिए से। अब न मेरे नाम में सोनू बचा था और ना मुझे कोई सोनू पुकारने वाला। एक नई पहचान बनानी थी मुझे, नए लोगों के बीच, नई दुनिया में, एक नए नाम के साथ, आलोक गुप्ता। दोस्तों, जब दिल से लिखा जाए और दिल से बोला भी जाए तो बातें दिल को छू ही लेती हैं। कुछ ऐसा ही अनुभव रहा मेरा योर माइक विद आलोक का एक छोटे से सफर का। आपने अपने कमेंट्स, अपने फोन कॉल्स और अपनी ईमेल से जितना प्यार दिया है उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। इस माइक पर आमंत्रित हैं आपकी दिल से लिखी कहानियां, दिल से लिखी रचनाएं जो आप मुझसे साझा कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पर yourmicwithalok@gmail.com या फिर फेसबुक मैसेंजर, फेसबुक पेज पर भी आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर लेकर के आ रहा हूं एक नई याद, एक नई कहानी आपके लिए, ओनली ऑन योर माइक विद आलोक। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड
थैंक यू वेरी वेरी मच।